ओके। जी कंटिन्यू। सबसे पहले अपना ओके, सबसे पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। गुड इवनिंग एवरीबडी, मेरा नाम सतीश है और मैं एक शराबी हूँ। हाय और सतीश भाई। हाय सर जी। हाय 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 एवरीबडी। केवल ईश्वर की कृपा है, आप सभी भाइयों का साथ है। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का सुंदर प्रोग्राम है। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के निरंतर सेवा में रहने के कारण आज अभी तक शराब नहीं पी, और आज बहुत बढ़िया लाइफ में जी रहा हूँ। आप सभी, खास करके नवजीवन समूह का मैं आभारी हूँ कि मुझे यहाँ बोलने के लिए इनवाइट किया गया। मैं आप सभी का आभारी हूँ। शेयरिंग शुरू करने से पहले मैं क्या, हम सभी भाई लोग देवेंद्र भाई की मम्मी के लिए हम प्रेयर करेंगे, क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही दमन में हम गए थे देवेंद्र भाई की शादी में। और वहां पर मम्मी से मुलाकात हुई, मम्मी ने मस्त शादी में डांस वगैरह किया, और सडनली अब ये थोड़ा उनका फिजिकली उनको प्रॉब्लम आ गया। लेकिन हम सबकी प्रार्थना उनके साथ में रहेगी, ईश्वर करे उनको बहुत जल्दी उसमें से बाहर निकाले और फिर से वो हमारे साथ में एक खुशहाल जिंदगी का वो भी आनंद ले। आ, दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो कार्यक्रम है पूरा जो है अनुभव के आधार पर बना हुआ है। जैसे शुरुआत के 3 साल थे, जैसे गलतियां करो और सीखो। 3 साल हमारे पूर्वजों ने गलतियां किया, 1935 से हमारी जो शुरुआत हुई। 3 साल के बाद ध्यान में आया कि हमारा प्रॉब्लम शराब नहीं है, तो हमारा प्रॉब्लम कुछ और है। और हमारी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए 12 कदमों का कार्यक्रम तैयार हुआ 1938 में। 3 साल के बाद हमारे पूर्वजों को एक रहस्य मिल गया कि एक शराबी को शराब से कैसे दूर किया जा सकता है। ये तो राज पता चल गया। लेकिन जब 1941 में जैक अलेक्जेंडर का आर्टिकल आया था, और जब वो एक क्रांति हो गई थी और पूरे यूएस, यूरोप, कनाडा में बहुत सारे ग्रुप्स बढ़ गए, अल्कोहलिक लोगों की संख्या बढ़ गई, जहां वहां ये फैल रही थी। और 41 से लेके तो 46 तक जो एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई, और जो नहीं होना चाहिए था वो सब होना शुरू हो गया। एक प्रकार से अराजकता फैलना चालू हो गई थी, क्योंकि हमारे पास में कोई नियम नहीं थे। नियम नहीं होने के कारण मनमर्जी चालू थी, मनमानी चालू थी। फिर हजारों की संख्या में मेंबर लोगों की कंप्लेंट आना चालू हो गई हमारे न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर में। और क्योंकि ये में तब उस समय सभी प्रकार के शराबी थे, ईश्वर को मानने वाले, नहीं मानने वाले, रईस थे, गरीब थे, धर्म को मानने वाले थे, नहीं मानने वाले थे, काले थे, गोरे थे, शिक्षित थे, अनपढ़ थे, सभी थे। तो ऐसे इन शराबियों को भी एकता में कैसे बांधे रखना, ये बहुत बड़ा टास्क था। और वॉशिंगटोनियन सोसाइटी जो बाल्टीमोर में ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसके 5 लाख के ऊपर मेंबर हो गए थे, वहां पर वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला इशू, काला गोरा भेद, उस समय में काले लोगों को गुलाम मानते थे, वो इशू चालू हो गया। दूसरा ये था कि उन लोगों ने कुछ पॉलिटिकल लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री दी, जिसके कारण वो फेलोशिप कोलैप्स हो गई थी। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भी 41 से 46 तक तो ये जो समय था अराजकता वाला, कि मनमानी चल रही थी, किसी की बाप की कोई सुनने वालों में से नहीं थे हम शराबी लोग। तो हमारे खुद जो हमारे ओल्ड टाइमर थे, बिल, बॉब और भी जो लोग थे, इनका खुद का अनुभव था कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप से हम लोग जुड़े हुए थे, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जुड़ने के बाद उनको सोबराइटी मिली, लेकिन वहां पर भी हमारा नहीं जमा, नहीं पटा, मतभेद हो गए, और हमारा ब्रेकअप हो गया, और हम अलग निकल के हमारी अलग अल्कोहलिक फाउंडेशन बना दिया था 1938 में। तो ऐसे ही टुकड़े अल्कोहलिक्स अनोनिमस के भी हो सकते हैं। ये बड़ा ये था, ये नहीं होना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए? अभी शराबियों को कौन बांध के रखेगा? तब जो अनुभव आए थे, जैसी जैसी गलतियां हमारे पूर्वजों के हाथों से हुई, जैसे जैसे अनुभव आते गए, और वैसी वैसी हमारी एक एक परंपरा बनती गई। हमारा वॉशिंगटन डीसी में एक हमारा मेंबर था, अर्ल टी नाम था उसका, उसके साथ बैठ के बिल डब्ल्यू ने 12 पॉइंट निकाले थे, और इन 12 पॉइंट को 1946 के ग्रेप वाइन में पब्लिश किया था। तब इसको टाइटल था 12 पॉइंट टू एश्योर अवर फ्यूचर, मतलब हमारा भविष्य सुरक्षित करने के लिए ये 12 मुद्दे। मगर दोस्तों, ये 12 मुद्दों में बिल ने हमको ऐसा बांध दिया था कि शराबी ये मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हर किसी को मनमानी चाहिए थी, लेकिन इसमें बांध दिया गया था। तो ये मानने को तैयार नहीं थे। 4 साल बिल डब्ल्यू को लगे सर।
उसको हर एक शहर, गांव, ग्रुप, देश में भटकना पड़ा। वो वहां जाकर ये 12 मुद्दों का हमारे भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण ये मुद्दे है, ये हमको एडॉप्ट करना ही पड़ेगा। ये इसका महत्व बिल को बार बार जाके बताना पड़ता था। यहाँ तक कि बिल्डब्ल्यू को तो लोग यहाँ तक बोलते थे कि तू अगर कैसा शराब पीता था, कैसा गिरता था, तू कैसे ब्लैकआउट स्टेज में जाता था, तूने क्या अपनी अस्त व्यस्त, वो अगर बताने हमारे ग्रुप में आता होगा तो तेरा स्वागत है। क्योंकि बिल्डब्ल्यू फोन करता था कि मेरे को तुम्हारे ग्रुप में आना है इसके बारे में चर्चा करने के लिए। तो लोग ऐसा उत्तर देते थे, तू कैसा शराब पीता था ये बताता होगा तो, लेकिन अगर ये 12 ट्रेडिशन का, ये मुद्दों का तू अगर टुनटुना बजाने अगर आता होगा तो मत आ। लेकिन दोस्तों बिल डब्ल्यू ने आखिर हिम्मत नहीं हारी। 4 साल लगे। 4 साल बाद पहला हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन क्लेवलैंड में ऑर्गेनाइज हुआ था 1950 को। उस क्लेवलैंड में ये 12 मुद्दों को 12 ट्रेडिशंस करके मान्यता दी गई थी। जब ये पहली बार छपी थी ये 46 पन्नों की थी। इसका एक पूरा ये था। आज तो हमारे को एक पन्ने के ऊपर आ गई है पूरी 12 परंपरा शॉर्ट फॉर्म में। तब इसका लॉन्ग फॉर्म में थी। कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे जैसे हमारे को अनुभव आते गए, वैसे वैसे अनुभव से हमारी एक एक परंपरा बनती गई। लेकिन बिल डब्ल्यू ने लिखा है ये जो 7वीं परंपरा जो हमको दिया है स्वावलंबन की, सेल्फ सपोर्ट की, अगर आप किताब खोल के देखोगे तो उसमें लिखा है दूसरे ही पैराग्राफ में पहले ही लाइन, बिल ने लिखा है कि बाकी ट्रेडिशंस को जितनी तकलीफ नहीं हुई, सबसे ज्यादा तकलीफ हमको ये 7वीं ट्रेडिशंस को हुई है। सबसे ज्यादा यातनाएं अगर हमको सहन करनी पड़ी होगी तो ये 7वीं ट्रेडिशन के लिए। मतलब बताओ, आप सोच सकते हैं कि ये ट्रेडिशन लागू करने के लिए कितना हृदय पे पत्थर रखना पड़ा होगा। तो ये वाक्य लिखा है। कुछ बातें हमको ये पॉवर्टी का, ये गरीबी का तत्व हमारे लोगों ने हमको क्यों दिया, हमारे पूर्वजों ने क्यों दिया, तो हमको कुछ उसकी घटनाएं जो है वो इतिहास में थोड़ा जाना पड़ेगा। जब हम 1938 में ऑक्सफोर्ड ग्रुप से हमारा ब्रेकअप हो गया और हम बाहर निकल गए थे, तब हमारे पूर्वजों ने ये तय किया था कि हम अपनी अभी अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और अलग अलग शहरों में हम हॉस्पिटल्स खोलेंगे, उसकी चेन बनाएंगे, ट्रीटमेंट सेंटर्स खोलेंगे, वहां पेड सर्वेंट रखेंगे। ऐसा बहुत बड़ा इन्होंने एक विजन तैयार किया था उस समय में। लेकिन ये विजन पूरा करने के लिए काफी मात्रा में उस समय पैसों की आवश्यकता थी। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? तो उस समय अमेरिका में बहुत बड़े रईस थे, जॉन डी रॉकफेलर जूनियर, जिनकी काफी चैरिटी चलती थी। वो बहुत दान देते थे। तो उनसे अपने को पैसा मिल सकता है। तो 1938 में रॉकफेलर के साथ में सबसे पहले हमारा अपॉइंटमेंट हुआ। अभी अपॉइंटमेंट भी कोई आसानी से नहीं हुआ कि इतना बड़ा रईस आदमी और हमारे बेवड़े को वो आसानी से मिलने वाला नहीं था। तो बिल डब्ल्यू की जो सिस्टर थी डोहर्टी, उसका पति था डॉक्टर लियोनार्ड स्ट्रॉन्ग। उसका एक दोस्त था ए लिरॉय चैपमन। ये रॉकफेलर के यहाँ असिस्टेंट करके काम करता था। उसकी मदद से रॉकफेलर के साथ में दिसंबर 1938 को हमारी पहली मुलाकात हुई। और इन्होंने वहाँ फ्रैंक एमॉस, रिचर्डसन, जॉन डी रॉकफेलर, ये सब लोग बैठे थे और हमारे कुछ ओल्ड टाइमर उस समय के बिल बॉब वगैरह ये गए थे मिलने के लिए। इन्होंने खुद ये शराब से कैसे दूर है और कैसे शराबी थे, आज कैसी दूरी हासिल किया और दूसरे शराबियों के लिए किस प्रकार से इनको काम करना है, मदद करना है, इन्होंने अपना विजन उनके सामने में रखा कि हमको अब उनके लिए हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट सेंटर, पेड सर्वेंट वगैरह वगैरह, बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंगे ये करना है। दोस्तों, जो हमको नहीं समझ में आया कि पैसा हमारे लिए कितना घातक है, ये हमको हमारे जो नॉन अल्कोहलिक वेल विशर है, फ्रेंड है, इन्होंने हमको इसका महत्व समझाया। रॉकफेलर ने सब सुनने के बाद एक ही निष्कर्ष निकाला कि तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्हारा विजन भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसमें आप पैसा मिक्सअप करोगे तो तुम्हारा पूरा मिशन, विजन कोलैप्स हो जाएगा। उसने कारण भी बताए थे कि जहां पैसा आता है वहां सत्ता आती है, सत्ता के लिए फिर संघर्ष होते हैं, और जहां संघर्ष होते हैं उसके टुकड़े होते हैं। दोस्तों, ये कारण से हमको उस समय में पैसा नहीं मिला। एक शुरुआती तौर पर, एक मदद के तौर पर उन्होंने $5,000 की हमको मदद की थी। वो $5,000 में से आधे से ज्यादा तो डॉक्टर बॉब का जो एक्रोन का घर था वो गिरवी था, वो छुड़ाने में ही चला गया।
और बचे हुए पैसे से बिल और डॉक्टर बाब को $25-25 का काम करने के लिए, खर्चे के लिए हफ्ते के मिलते थे। तो हमारे ओल्ड टाइमर उस समय में सब निराश हो गए थे, बड़ी अपेक्षा लेके गए थे कि बहुत बड़ी मात्रा में इनसे पैसा मिलेगा और अपन बहुत सारा काम कर सकते हैं। लेकिन जो हमको नहीं समझ में आया, इन लोगों ने हमको समझाया कि पैसा हमारे लिए घातक है। बिल डब्ल्यू ने, उस समय तो हमारी ट्रेडिशन नहीं बनी थी, उस समय 1938 में ट्रेडिशन नहीं बनी थी, लेकिन बिल डब्ल्यू ने लिखा हुआ है कि ये सातवीं परंपरा का पूरा श्रेय जो जाता है रॉकफेलर को जाता है, उसने पूरा क्रेडिट कि उसने हमको बचाया। यानी कितनी महत्वपूर्ण ये बात है दोस्तों। पैसा नहीं मिला, लेकिन अब उस समय में ए का काम तो करना था। फिर उसके बाद में हमारी बिग बुक बनी वगैरह वगैरह, फिर उससे थोड़ा बहुत पैसा आना चालू हुआ। फिर शेयर्स निकाले मार्केट में, शेयर्स बेच के पैसा वो बिग बुक के लिए जमा किया गया। ऐसे बहुत सारे हथकंडे हमारे पूर्वजों ने किए। लेकिन हमारे लिए पैसा कैसा घातक है। फिर और रॉकफेलर हमारे इसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में आ गए थे एज ए वेल विशर करके, क्लास ए ट्रस्टी के तौर पर वो भी थे, शामिल थे। चार्ल्स बी टाउन के मालक जो थे, वो थे ये अपने, जिन्होंने बिग बुक में डॉक्टर्स ओपिनियन लिखा है, डॉक्टर सिल्कवर्थ, ऐसे बहुत सारे नॉन अल्कोहलिक लोग हमारे इसमें थे। तो दिसंबर 8 फरवरी 1940 को फिर रॉकफेलर ने देखा कि इनका काम बहुत अच्छा हो रहा है। फिर उन्होंने एक यूनियन क्लब न्यूयॉर्क में एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, और वहां पर अमेरिका के जो रईस रईस लोग हैं और डॉक्टर्स लोग हैं, मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं, उनको बुलाया गया था वहां पर कि ये ऑर्गेनाइजेशन को कुछ डोनेशन के रूप में अगर कुछ पैसा ये लोगों की तरफ से मिलता है तो इनका काम आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब वहां पर हमारी बिग बुक तो छप गई थी, और उन्होंने एक इनविटेशन कार्ड छपा था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जो ऑथर है, लेखक है, बिल विल्सन, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो वहां पर सब मान्यवरों के सामने में जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस को प्रेजेंट किया गया, तो एक ही वहां पर निष्कर्ष निकला। उस डिनर पार्टी में रॉकफेलर खुद अपने तबियत के कारण नहीं हाजिर हो पाए, लेकिन उनका लड़का जो था नेल्सन रॉकफेलर, वो अध्यक्ष करके उस मीटिंग में था। सब सुनने के बाद दोस्तों एक निष्कर्ष निकला, और ऑन डायस अल्कोहलिक्स अनोनिमस को 8 दिसंबर 1940 को यहाँ उस डिनर पार्टी में ये डिक्लेयर कर दिया गया, अल्कोहलिक्स अनोनिमस एक सेल्फ सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, बाहर से किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेगी। अभी भी हमारी सातवीं ट्रेडिशंस नहीं बनी थी, लेकिन वहां पर डिक्लेयर कर दिया गया कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस बाहर से मदद नहीं लेगी। ये पॉवर्टी का, गरीबी का तत्व हमको क्यों दिया गया? क्योंकि हमारा अनुभव रहा है खुद का कि हम जैसे शराबी जो हमेशा दूसरों के ऊपर आश्रित रहने वाले, हमेशा पैसों के लिए दूसरों के सामने में हाथ पसारने वाले, उनसे ये 7 ट्रेडिशन, हमारा सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम एक स्वावलंबन की अपेक्षा करता है। हमको ऐसा लगता था कि हमारे पास में बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो मैं दारू को भी हैंडल कर लूंगा, अपना जीवन भी बराबर हैंडल कर लूंगा। लेकिन बाद में जब हम एक कार्यक्रम में आए, मैं भी आया, तब पता चला कि मेरे सोब्राइटी के साथ में पैसे का कोई लेना देना नहीं है। मेरी सोब्राइटी पैसे के ऊपर टिकी नहीं है ना। तो ये समझने के लिए हमको काफी अनुभव से गुजरना पड़ा। ये करते करते जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे कि पैसा हमारे लिए घातक है। जब 1950 के आसपास की बात है, एक लेडी ने, उसके, अगर हम सातवीं ट्रेडिशन पढ़ते तो इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, वही मैं आपके सामने में कोट करने की कोशिश करता हूं कि एक लेडी ने उसके विल में, मृत्यु पत्र में $10,000 अल्कोहलिक्स अनोनिमस को मेरे मरणोपरांत दान दिया जाए, ये लिखा था, और उसका मृत्यु हो गया था। तब हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की जब मीटिंग थी, उस मीटिंग में एजेंडा पे पॉइंट था कि ये $10,000 हमने लेना या नहीं लेना, बाहर की मदद। तो दोस्तों जब बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग में जब ये विषय आया, तब बहुत सारे लोगों का यही कहना था कि हमारी माली हालत काफी खराब है। और इसके पहले बिल डब्ल्यू ने अपने न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर से, जहां जहां अल्कोहलिक्स अनोनिमस चल रही थी, वहां पर एक लेटर लिखे थे, सभी ग्रुपों को लेटर लिखे थे कि हमारी जो हेडक्वार्टर है हमारा, उसको ये काम करने के लिए पैसों की बड़ी दिक्कत जा रही है। तो सभी ग्रुपों ने
एक मेंबर के पीछे साल का $1 अल्कोहलिक्स अनोनिमस को देना चाहिए। यह ऐसी एक अपील की थी। तो दोस्तों, वो अपील के उत्तर में मैक्सिमम ग्रुपों ने, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों ने यही रिप्लाई भेजा था कि भैया हम पैसे देने में सक्षम नहीं है, हम सहायता नहीं कर सकते। बिल डब्ल्यू को बहुत बुरा लगा था कि यार कैसे एहसान फरामोश ये शराबी है, इनको शराब की दूरी मिल गई है और मैं साल में एक मेंबर का केवल $1 मांग रहा हूँ, $1 एक साल का, उतनी भी मदद करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। और उसी दिन बिल डब्ल्यू के ऑफिस में एक शराबी आया था जो शराब से थरथर कांप रहा था शराब नहीं मिलने के कारण। उसको बिल डब्ल्यू ने $5 दिए थे, क्योंकि बिल डब्ल्यू अवस्था से गया तो उसको मालूम था इसको शराब नहीं मिलेगी तो ये कैसा करेगा करके। जबकि बिल को हफ्ते के $25 मिलते थे, उसने $5 उसको दिए थे शराब पीने के लिए। तो बिल डब्ल्यू को लगा यार देखा, मैं एक शराबी की अवस्था देख के उसको पीने के लिए $5 दे रहा हूँ और मैं साल का $1 मांग रहा हूँ तो लोग नहीं दे रहे। और उसी दिन बिल डब्ल्यू के खुद की होम ग्रुप की मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में उसका जो खजांची था, ट्रेजरर था, उसने मीटिंग शुरू होने के पहले एक अपील की थी कि काफी दिनों से हमारी मीटिंग इस यहाँ पर चलती है, यहाँ का हमने भाड़ा नहीं दिया है और अगर अभी हमने भाड़ा नहीं चुकाया तो शायद जो घर मालिक है वो हमको हकाल देगा। तो आज जो किटी बॉक्स हमारे मीटिंग में घूमने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज थोड़ा सा पैसा ज्यादा डालिए किटी बॉक्स में। ये जो अपील थी ये बिल डब्ल्यू ने भी सुनी थी, लेकिन वो किटी बॉक्स जब घूमते घूमते बिल डब्ल्यू के पास आया तो बिल डब्ल्यू ने अपने हाथ में जेब में हाथ डाला, तो उसके हाथ में आया था 50 सेंट का कॉइन। उसको वो ज्यादा लगा, अंदर के अंदर जेब के अंदर उसने हाथ घुमा के 10 सेंट का कॉइन निकाल के वो किटी बॉक्स में डाला था। उस समय नोटें नहीं गिरती थी, और जैसे ही बिल डब्ल्यू ने वो सिक्का डाला उसका आवाज हुआ तो सबकी नजरें बिल डब्ल्यू की तरफ चली गई थी मीटिंग हॉल में। उस दिन बिल डब्ल्यू को बड़ा गिल्ट महसूस हुआ कि यार मैं लोगों को बातें सुना रहा था कि इनको ये एहसान फरामोश है, ये नहीं है, हेडक्वार्टर को मदद नहीं कर रहे हैं, हाँ, पैसे नहीं भेज रहे हैं। और आज जब मेरा होम ग्रुप बड़ी खस्ता हाल में है, उसके ऊपर संकट आ गया है, ये ग्रुप बंद हो सकता है और वहां पैसे देने की बारी आई, तो मैंने खुद क्या किया, मैंने भी वही काम किया जो मैंने $5 एक शराबी को दिए थे। वहां मेरा अहंकार जागृत हो रहा था, लेकिन जब मेरे होम ग्रुप की बात आई जहां मेरे को चुपके से डालना था, वहां मैंने 10 सेंट का। तब बिल डब्ल्यू की आध्यात्मिकता कहीं ना कहीं वहां जागृत हुई कि एक ही अगर आध्यात्मिकता कहीं होगी तो वो है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का किटी बॉक्स। यहाँ मैं कितना डाल रहा हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए, ये वहां मेरी आध्यात्मिकता दिखती है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस को मैं कितना महत्व देता हूँ। और यही जब बात उस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मीटिंग में थी कि वो $10,000 लेना या नहीं लेना, तो मैक्सिमम मैक्सिमम लोगों का यही कहना था कि भैया लोग हमारे हेडक्वार्टर को आर्थिक मदद नहीं कर रहे, पैसा नहीं दे रहे, हमको अल्कोहलिक्स अनोनिमस का काम करना है, वो शराबी मर रहे हैं उन तक संदेश पहुंचाना है, तो हमने ये $10,000 जो है इसका स्वीकार करना चाहिए। और भविष्य में भी अगर ऐसी कोई मदद अगर मिलती है तो भविष्य में भी हमने ऐसा ये डोनेशन का स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं ग्रुप कॉन्शियस में ईश्वर बोलता है। कहीं ना कहीं एक मेंबर उठ के खड़ा हो गया और उसने बोला कि आज हमको लग रहा है कि आज हमने $10,000 लेना चाहिए और भविष्य में और भी ऐसे पैसे आएंगे। और जहां तक मेरी जानकारी है कि अभी भी बहुत सारे लोगों ने अपने मृत्यु पत्र में $50 लाख अल्कोहलिक एनोनिमस के नाम से मृत्यु पत्र में लिख के दिए है, जो हमको मालूम है, हमारे ऑफिस में इसकी जानकारी है। और भविष्य में जो हम नहीं जानते ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस को पैसा देने वाले हैं। तो जो ये पैसे का जो फ्लो आएगा, इतना बड़ा एक लाट आएगी, क्या ये पैसा हैंडल करने के लिए हम सक्षम है? हम सक्षम नहीं है, क्योंकि इतना सारा पैसा आने के बाद हमारा जो एक सिंगलनेस ऑफ पर्पज है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का एक ही काम है कि हम खुद शराब से दूर रहकर दूसरे शराबी को मदद करना।
ये हमारा जो सिंगलनेस ऑफ पर्पज है, ये पर्पज से हम भटक कर हम ये पैसे की विलेवाट लगाने के लिए, इसका नियोजन करने के ही काम में हम लग जाएंगे। इतना सारा पैसा आ जाएगा तो फिर हमारी एफडी चालू हो जाएगी, फिर हम बैंक खोलेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोलेंगे, फिर वहां पे हमको पेड सर्वेंट रखना पड़ेगा, फिर ऑडिटर रखना पड़ेगा, सीए रखना पड़ेगा, फिर उसमें कोई घपला कर रहा है, फिर कानूनी कार्यवाही होगी, केस होंगी, वगैरह वगैरह। फिर हम शराबियों को लोन देने का काम चालू करेंगे, शराबी इस उद्देश्य से हमारे अंदर में आएगी कि यहाँ से पैसा मिलता है, वगैरह वगैरह। और हमारा जो सिंगलनेस ऑफ पर्पज है, कहीं ना कहीं हम हमारे प्राथमिक उद्देश्य से हम भटक जाएंगे। तो आज ये $10,000 को हमने कहीं रोक नहीं लगाई तो भविष्य में हमारा मरना अटल है। दोस्तों, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्वजों ने वो $10,000 को बाय बाय कर दिया, हाथ जोड़ दिए कि नहीं लेना चाहिए। हमारी जो जरूरतें है, एक बात वहां पे तय हो गई, हमारा बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। हुँ? हमको ना ही कोई प्रॉपर्टी लेना है, ना कुछ करना है, ना कुछ करना है। हमारा जो खर्चा है हम हमारे खुद के अंशदान से कर सकते हैं। हमारे दिन ब दिन हमारे मेंबर जो है दिन ब दिन रईस होते जा रहे हैं, लेकिन हमारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस को हमने गरीब रखा है। क्यों? क्योंकि हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस को जितना अंशदान लगता है, हम हमारे अपने अंशदान से उसको चला सकते हैं। अगर दोस्तों आज अगर हमने ये पैसा अगर बाहर से लेना अगर शुरू कर दिया, ये सेल्फ सपोर्टिंग का जो फार्मूला है वो अगर हमने बंद कर दिया, तो जो पैसा देगा वो अपने ताल पर हमको नचाएगा, ये इतना तय है। उसकी मोनोपोली चलेगी, वो हमको अपने जैसा वो चाहेगा वैसा हमको नचना पड़ेगा। आज अगर किसी ने 5 लाख दिए, वो अपनी मनमानी करेगा, उसके हिसाब से हम उसके शरण में चले जाएंगे, उसके हिसाब से हम कारोबार करेंगे। उसके बाद अगर कोई 10 लाख देगा, कोई 50 लाख देगा, उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। ये सब बातें हैं, इसलिए हम बाहर का फंड लेते नहीं है। हमारी हमारे पूर्वजों ने हमको जो गरीबी का तत्व दिया, जो पॉवर्टी का तत्व दिया है, हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन आज सोचने की बात है कि हमको क्या हमारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस को इतना भी गरीब रखना है कि हमारा जो सिंगलनेस ऑफ पर्पज है वो काम भी हमारा सही तरीके से नहीं हो। अब मैं आज की परिस्थिति पे जाता हूँ। आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस में पैसों की कैसी आवश्यकता है? अल्कोहलिक्स अनोनिमस से बोला जाता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम टोटल फ्री है, फ्री का है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती है। फ्री मिलती है केवल एक ही चीज, वो है दूसरों के अनुभव। लेकिन उसको भी पाने के लिए मुझे मीटिंग में आना पड़ता है, अपने गाड़ी का पेट्रोल खर्चा करना पड़ता है, अपना 1 घंटे का समय, 1.5 घंटे का समय मुझे वहां पे व्यतीत करना पड़ता है। यानी देखा जाए तो कोई भी चीज मुझे फ्री में नहीं मिलती है। हर चीज मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में पैसे से खरीदनी पड़ती है। आज आज की जो पोजीशन है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज मेरे नागपुर चंद्रपुर रीजन का मैं रीजनल क्लास बी ट्रस्टी हूँ और जीएसओ इंडिया ने मुझे ट्रेजरर करके नियुक्त किया गया है। आप लोगों का जो अंशदान है उसका केयर टेकर मुझे बनाया है। आज उसकी देखरेख करने का जिम्मा मेरे तरफ दिया हुआ है। तो आज की जो पोजीशन है वो मैं आपके सामने में रखने की कोशिश करूंगा। मैं सादा सिंपल एक फंडा बताता हूँ कि आज भारत में बोलते हैं कि 50,000 मेंबर सोबर है पूरे इंडिया में, और 50,000 मेंबर को अपन नहीं मानते हुए ऐसा मान लेते कि उसमें से 20,000 मेंबर की परिस्थिति बड़ी दयनीय है, वो आर्थिक बाजू उनकी खराब है। 30,000 मेंबर ने भी 1 रुपया भी अगर कंट्रीब्यूशन हमारे जी मेंबर के अगर जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा जाता है, आप इमेजिन नहीं करोगे, 1,09,50,000 रुपये आंकड़ा जाता है। 1 रुपया भी अगर हर एक मेंबर दे, उसमें से भी मैंने आधे मेंबर कम कर दिया, आधे मेंबर भी पूरे भारत के 1 रुपया भी आज अल्कोहल, वो 1 रुपये में कुछ नहीं होता है। 1 रुपये के कॉइन पे अगर आप देखोगे तो ठेंगा दिया हुआ है, यानी ठेंगा होता है। 1 रुपये में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर 1 रुपये का भी फंडा अगर एक बंदा 365 रुपये भी देता है तो 30,000 मेंबर के 1,09,50,000 रुपये होते हैं।
लेकिन मैं ट्रेजरर हूँ। मार्च तक जो बैलेंस शीट आई है, वो बैलेंस शीट में मैंने देखा है 33 से 34 लाख रुपए आए हैं केवल, पूरे साल भरे में। यानी हम कितने पीछे हैं, आधे मेंबर को छोड़ देने के बाद में भी ये है, यानी हम 30 तक का कंट्रीब्यूशन आया है। अभी पूरे भारत की अगर बात की जाए, भारत में 750 के करीब आज डिस्ट्रिक्ट है, जिले है। और जब हमने रीजनल रीअलाइनमेंट का काम किया है, तो रीजनल रीअलाइनमेंट में पता चला कि केवल 238 जिलों में अल्कोहलिक एनोनिमस पहुंची है। यानी आज भी 65 से 70 टका भारत में अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं पहुंची है। अब मैं सवाल करता हूं, मैं खुद से भी करता हूं, आप सभी से भी करता हूं, क्या ये 70% भारत में अल्कोहलिक नहीं है दोस्तों? मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं भाग्यवान हूं, मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला, मेरी जान बची है, मेरा परिवार आज खुशहाल जिंदगी जी रहा है। लेकिन दोस्तों, वो 70% भारत में अभी भी अल्कोहलिक है, उनका परिवार अल्कोहलिज्म की यातनाएं भोग रहा है। उस तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेश पहुंचाने के लिए मैं जिम्मेदार हूं। क्या मैं वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं? ये हर एक मेंबर ने खुद से सवाल करने की बात है दोस्तों। उन तक कैसे पहुंचा जाए? कल का सुविचार था कि जो अभी भी बीमार है उन तक कैसे पहुंचना है, कल का सुविचार था, परसों का। तो उन तक पहुंचने के लिए दोस्तों मैं जिम्मेदार हूं। कोई ना कोई, अब जैसे नागपुर की बात की जाए तो अनिल डी मुंबई से आते थे अपने काम के सिलसिले, उन्होंने यहाँ पे एडवर्टाइज दिया, बैठते थे लोगों को, उन्होंने मैसेज देने का काम किया। उनको क्या गरज थी, लेकिन उन्होंने अपना समय यहाँ बिताया, अपना टैलेंट बिताया, और कहीं ना कहीं वो एडवर्टाइज देना, पम्पलेट बांटना, वो खर्चा भी किया। तब कई मेरे पहले के पूर्वज लोग उनसे जुड़े, उनके कारण मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस मिली हुई है। तो आज मेरा दायित्व है कि आज वो आखिरी अल्कोहलिक तक, वो आखिरी शराबी तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेश कैसे पहुंचाया जाए। हम तो बाहर से पैसा ले नहीं सकते, लेकिन आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, मेरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस है। मैं कितने रुपए की दारू पी रहा था, मुझे दारू के पैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं मांगती है। मैं दारू के साथ में क्या क्या चखना खाता था, सोडा डालता था, वो सोडे के पैसे, चखने के पैसे भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं मांगती है। मैं वेटर को 5 रुपए 10 रुपए टिप देता था, वो भी पैसा अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं मांगती है। लेकिन जब मैं दारू पी के, शराब पी के बाहर निकलता था, वो सिक्योरिटी गार्ड मेरी गाड़ी निकाल के देता था, तब उसको मैं 2 रुपए का, 1 रुपए का, 5 रुपए का कॉइन टटोलता था और वो देता था। अगर मैं उतने भी अगर योगदान में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दूं, तो मेरा सही ग्रेटिट्यूड अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रति हो सकता है। आज हमारा 70% जो खर्चा है, वो हमारे लिटरेचर सेल के ऊपर से चल रहा है, और कंट्रीब्यूशन जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है वो 30% ही आ रहा है। अभी 3 महीने की जो अप्रैल, मई और जून की बैलेंस शीट अभी मैंने जुलाई के बीओटी में प्रेजेंट की, वहां हमारे देवेंद्र भाई भी हाजिर थे, वो भी रीजनल ट्रस्टी है। ये 3 महीने में दोस्तों केवल 8,11,000 का कंट्रीब्यूशन आया है। यानी 8,11,000 बोलो तो एवरेज निकाला जाए तो 3 लाख का भी कंट्रीब्यूशन मंथ, पर मंथ नहीं आया है। और अगर मैं ये 3 महीने का खर्चा ही सिर्फ आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे। अप्रैल महीने में मैंने 6,38,000 का पेमेंट किया, मई महीने में 5,78,000 का पेमेंट किया, जून महीने में करीब 5.25 लाख का पेमेंट हुआ है, और अभी ये जुलाई महीना, अभी 1 तारीख को कितना पेमेंट, यानी पेमेंट मेरा कम से कम 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख का पेमेंट जाता है महीने का। खर्चा है हमारा, और आवक हमारी 3 लाख भी नहीं है। यानी हर महीने हम 2.5 लाख 3 लाख रुपए डेफिसिट में चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं। विदेशों में इसका प्रमाण उल्टा है, वहां पर 70% 80% लोगों के कंट्रीब्यूशन से आता है, बाकी लिटरेचर सेल से आता है। तो ये कहीं ना कहीं ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोगों की धारणा है कि जीएसओ इंडिया क्या काम करता है। जीएसओ इंडिया वो काम करता है कि आज हम यूनाइटेड यहाँ पे रखे हुए हैं, अगर हमारा ये कंट्रीब्यूशन जाना बंद होगा, हमारा ये खर्चा हमारी आवक से बढ़ते बढ़ते दिन ब दिन बढ़ते जाएगा। कल चल के अगर हमारा जीएसओ इंडिया बंद हो गया, तो हमारी जो पॉलिसी है, हमारा फाइनेंस है, और ये जो सफरिंग अल्कोहलिक तक पहुंचने वाला है, हमको लिटरेचर वगैरह जो सब सुविधाएं मिलती है, वो मिलना बंद हो जाएगी। फिर से हमारी मनमानी चालू हो जाएगी, अराजकता चालू हो जाएगी। हम एक मेक के कपड़े फाड़ना चालू कर देंगे, हमारे लड़ाई झगड़े, क्योंकि पॉलिसीज वहां बनती है।
तो ये सब करने के लिए दोस्तों खर्चों की आवश्यकता होती है। पूरे भारत में सेवाएं देने के लिए हमारा हमने हमने खुद हमारा हेडक्वार्टर बनाया जिसको हम जीएसओ इंडिया कहते हैं। ये हमारा, इसकी जिम्मेदारी उठाना ये हमारी कंधों के ऊपर है, हमारी जिम्मेदारी है। हमको इसका खर्चा बेयर करना है। वहां पे हमने 4 पेड सर्वेंट रखे हैं। उनकी सैलरी महीने की 1.25 से 1.5 लाख के आसपास जाती है। हमारा जो जीएसओ इंडिया का ऑफिस है आज ऐसी जगह पे है कि उसका 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का खर्चा है, लेकिन वो हमारे एक ए मेंबर है, उनकी बदौलत हमको 50,000 के आसपास वो मिल रहा है। लेकिन उसका मेंटेनेंस, उसका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स वो हमको बेयर करना पड़ता है। स्वीपर भाई है, हेल्पलाइन कॉल है, कंप्यूटर्स है, डोंगल्स है, लैंडलाइन नंबर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इतने सारे खर्चे हैं दोस्तों कि जिस जो हमको करना बहुत आवश्यक होता है। ये खर्चे में हमारा बहुत सारा पैसा निकल जाता है। उसके ऊपर में भी जीएसओ इंडिया की तरफ से एक स्कीम चालू की है जिसे मास पीआई बोलते हैं। मास पीआई बोलो तो जो जहां पर एक से ज्यादा की भाषा के लोग इकट्ठा होते हैं और हजारों की संख्या में इकट्ठा होते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी जत्राएं ऑर्गेनाइज होती है, बड़े बड़े, जैसे अभी नवरात्र आएगा तो बहुत बड़ा ये चालू होगा डांडिया का, तो ऐसे ही कई जत्राएं होगी। तो वहां पर जीएसओ इंडिया अपने तरफ से 50,000 का फ्री ऑफ कॉस्ट लिटरेचर प्रोवाइड करती है। सबरीमाला में किया, मुंबई में चैत्य भूमि में किया, देहू आळंदी में किया, अभी प्रयागराज में किया, नागपुर में दीक्षा भूमि में किया। यानी जहां जहां से डिमांड आती है, कर्नाटक में किया, जहां जहां से लोग डिमांड भेजते हैं, तो वहां पर जीएसओ इंडिया ऐसी 6 मास पीआई 3 लाख तक का खर्चा जीएसओ इंडिया अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। यानी हमारा दिया हुआ पैसा वो सफरिंग अल्कोहलिक तक बराबर जीएसओ इंडिया के मार्फत से पहुंच जाता है। जहां हमारा ग्रुप की लेवल खत्म हो जाती है, जहां हमारा इंटर ग्रुप का लेवल खत्म हो जाता है, वहां पर जीएसओ इंडिया अपने तरफ से ये काम करती है। उसी प्रकार सीपीसी, कोऑपरेशन विथ प्रोफेशनल कम्युनिटी, जैसे डॉक्टर्स हो गए, साइक्रेट्रिस्ट हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, स्कूल एजुकेशन के सेक्टर हो गए, ऐसे बहुत सारे सेक्टर है। उनके साथ में हमारा जो ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनके साथ में हमारा कोऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से ये होना चाहिए। उनके लिए जब कभी ऐसी सीपीसी की कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज होती है, तो ऐसी 30 सीपीसी एक्टिविटी के लिए जीएसओ इंडिया ने मान्यता दी गई है। हर सीपीसी में 10,000 का लिटरेचर जीएसओ इंडिया आपकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में छाप के 10,000 तक आपके पास में बेचती है। ऐसे पूरे भारत के लिए बजट के हिसाब से 30 सीपीसी मंजूर की है। उसके अलावा अभी और पिछले साल से और एक नया फंड जीएसओ इंडिया ने एक स्कीम नई चालू की है जिसे कहते हैं न्यू एरिया डेवलपमेंट स्कीम। जिस अभी मैंने जैसे बताया था कि 70% भारत में अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं पहुंची है, तो उस एरिया में अल्कोहलिक्स एनोनिमस को पहुंचाने के लिए जीएसओ इंडिया अपने तरफ से फंड रिलीज करती है, लिटरेचर रिलीज करती है। अभी जीएसओ इंडिया ने बजट देखते हुए 4 डिस्ट्रिक्ट एडॉप्ट किए, जैसे हम दत्तक लिए बोल सकते हैं। उसमें है ओडिशा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, यूपी और बिहार। क्योंकि केवल एक बार जाके पीआई मीटिंग लेने से काम नहीं होता है, तो उस जगह पे अगर कोई कॉल आता है तो उस कॉल को कंटिन्यू हमको फॉलोअप भी देना पड़ता है। तो फॉलोअप देने के लिए हमको बार बार वहां जाना पड़ता है, तो उस काम के लिए भी खर्चा लगता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी इच्छाएं रहती है, हर कोई आदमी सक्षम नहीं है। जो सक्षम है, जिनको सेल्फ सपोर्ट मालूम है, वो खुद के खर्चे से चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनके पास में अनुभव है, टाइम भी है, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वो नहीं जा पाते। तो ऐसे लोगों के लिए जीएसओ इंडिया उनके जाने आने का टिकट का खर्चा भी उसमें से बेयर करती है कि भाई आप जाओ, हर हफ्ते जाओ, हर 15 दिन में जाओ, वहां पर फॉलोअप दो ताकि वो ग्रुप स्टैंड हो सके। अभी फिलहाल में 4 स्टेट लिए हुए हैं। तो जहां मेरी लिमिट, मेरे ग्रुप की लिमिट या मेरे इंटर ग्रुप की लिमिट, मेरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी, एरिया कमेटी की लिमिट खत्म होती है, वहां पर जीएसओ इंडिया काम करती है। तो ये सब काम करने के लिए दोस्तों पैसों की आवश्यकता होती है। बोलते ना, सब सोंग धतूरा किया जा सकता है लेकिन पैसे का नहीं किया जा सकता। पैसे का काम पैसा ही करता है। आज बड़े हमारे यहाँ पे बजट एंड फाइनेंस कमेटी है, उसमें देवेंद्र भाई भी उसके मेंबर है, मैं उसका ट्रेजर चेयरमैन हूँ। डेलीगेट की भी कमेटी बनी है। तो हर एक बंदा उस हमारे जो दिया हुआ अंशदान है वो सही जगह पे यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी पूरी प्रिकॉशंस लेते हैं।
तो हर एक मेंबर को ये सोचना है कि मेरे जीवन में अल्कोहलिक्स अनोनिमस का क्या महत्व है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का अगर महत्व मैं अपने नजर से देखता हूँ तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मेरी जान बचाई है, और जान के ऊपर तो कोई कीमती चीज नहीं है। तो आज मैं जिंदगी भर भी अगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कर्जा फेडता रहूं तो भी ये कर्जों से मैं मुक्त नहीं होने वाला हूँ। तो आज उसकी जो ब्याज है या उसका थोड़ा सा भी ब्याज का भी मैं अगर राशि अपनी योगदान से, अल्कोहलिक्स अनोनिमस को केवल पैसा ही नहीं चाहिए, तो मेरा शारीरिक श्रम भी चाहिए, मेरी इच्छा भी चाहिए और मेरा टैलेंट भी चाहिए, क्योंकि किसी के अनुभव मेरे को क्लिक हुए करके मैं रुका, है ना। तो मेरे को वो भी, मेरा टैलेंट भी चाहिए, मेरा टाइम भी चाहिए और मेरा ट्रेजर भी चाहिए। हर जगह मैं नहीं पहुंच सकता, मेरी कुछ लिमिटेशंस है, तो मेरा ग्रुप, मेरा इंटर ग्रुप, मेरा जीएसओ वहां तक पहुंचने का काम करता है। तो इनको वो पहुंचने के लिए मेरी आर्थिक सहायता की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो ये आर्थिक सहायता के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। 1965 में टोरंटो कनाडा में कन्वेंशन हुआ था, अल्कोहलिक्स अनोनिमस को 30 साल हुए थे। उस कन्वेंशन की थीम आई एम रिस्पॉन्सिबल बिल डब्ल्यू ने रखी थी, हमारे फॉर्मर ट्रस्टी थे अलियस, उनके द्वारा लिखा था। दोस्तों ये आई एम रिस्पॉन्सिबल स्लोगन पहली बार 1965 में पहली बार यूज हुआ था। ये थीम नहीं है, केवल स्लोगन नहीं, तो इसका एक डिक्लेरेशन भी है जो हमारे अर्लिएस्ट ट्रस्टी थे उन्होंने लिखा था। When anyone anywhere reaches out for help, I want the hand of way always to be there, and for that I am responsible. इसके ऊपर बिल डब्ल्यू ने बड़ा मस्त एक शेयरिंग किया था कि जहां कहीं ए को मदद के लिए पुकारा जाएगा वहां ए का मदद का हाथ पहुंचने के लिए होना, और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। बिल डब्ल्यू ने बोला था कि आज 30 साल हो गए अल्कोहलिक्स अनोनिमस को तैयार होके, और 30 साल में हम अपना रिकवरी का रेट देखते हैं तो वो रेट, और शराबियों का हम संख्या देखते हैं तो हमने 10% भी हमने सोबराइटी हासिल नहीं की है, और भविष्य में हमारी इस मूवमेंट को ये 10% का आंकड़ा भी अचीव करना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हर एक मेंबर की क्या जिम्मेदारी है, एक प्रकार से उस कन्वेंशन में बिल डब्ल्यू ने मेरे से, हर एक मेंबर से वचन लिया है कि जहां कहीं ए को मदद के लिए पुकारा जाएगा वहां ए का मदद का हाथ पहुंचने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। दोस्तों हम अभी एक व्यवस्थित जीवन में आ गए, तो हमको हमारा काम धंधा है, पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, हम सब उसमें लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। मीटिंग में उपस्थित रहना ये मेरी जिम्मेदारी है, जब कभी मुझे शेयरिंग का मौका मिलता है तो मैं शेयरिंग करना ये मेरी जिम्मेदारी है, और जहां जहां अल्कोहलिक्स अनोनिमस को मदद की आवश्यकता मिलेगी आर्थिक रीत्या, उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। तो मैंने ये तीनों इसमें अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि ये एक ही सेवा है, रिकवरी, यूनिटी और सर्विस, हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, तो सर्विस भी मेरा पार्ट है। तो ये सर्विस में भी आता है कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ। मुझे जो मिला हुआ है ये मुझे बांटना है, फिजिकल रीत्या और भी, अनुभव से भी और आर्थिक रीत्या भी। तो ये सब दोस्तों काम करने के लिए उन लोगों तक जहां अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं पहुंची है, उन लोगों तक पहुंचने के लिए दोस्तों ये सब कामों की आवश्यकता होती है। अभी इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मीटिंग में मैंने देवू भाई भी उस मीटिंग में प्रेजेंट थे, देवेंद्र भाई। कटौती खर्चों में कटौती करते करते हमारा ये जो सिंगलनेस ऑफ पर्पज है, इसको पूरा करने के लिए मैंने अपने बजट में से, अपने इसमें से फिर से मैंने 10 लाख का ऑफर किया था कि मैं 10 लाख तक आप लोगों को और प्रोविजन करके दे सकता हूँ, ये संदेश उस शराबी तक पहुंचाने के लिए। इसमें आप लोगों का योगदान है, जिन जिन लोगों ने जो सहकार्य किया था आर्थिक रूप से, कहीं ना कहीं वो जमा पूंजी संभाल के रखा हूँ, तो उसके कारण मैं वो दिया हुआ पैसा वो सफरिंग अल्कोहलिक तक पहुंचने के लिए होना। उसमें बहुत सारे माध्यम है, हमारा लिटरेचर है जो हमको ट्रांसलेट करना पड़ता है, एक, हम उतने सक्षम नहीं है तो हमको एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता लगती है जो इसमें एक्सपर्ट है, तो ट्रांसलेशन उनको चार्ज देना पड़ता है, उसके लिए प्रोविजन है। हमको ऑफिस में एक बहुत अच्छा एक एम्प्लॉय और रखना है जो इंग्लिश का अच्छा नॉलेज हो, क्योंकि हमारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस पूरे भारत में फैली हुई है, इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसा एक वेल स्किल एम्प्लॉय हमको रखना है। अगर उसको आज 30-40 हजार रुपए भी तनख्वाह देते तो उसको 4 से 5 लाख रुपए उसकी साल की तनख्वाह हो जाएगी, उसके लिए प्रोविजन करना है। अभी
हमारा कैरिंग द मैसेज का जो काम है वो अभी थोड़ा बदल रहा है दिन ब दिन, क्योंकि अभी हमारे पास में बहुत सारे ट्रेंड आ गए जिसमें मल्टीमीडिया है। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वहां पर आज लोगों के हाथ में मोबाइल आ गए, तो उन तक गांव गांव खेड़े खेड़े में अनपढ़ भी होगा तो उसके हाथ में एंड्रॉयड फोन है। तो उस वो यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम अपने जो क्लास है, ट्रस्टीज है, जो एक का चेहरा है, उनके हमको पॉडकास्ट बनाने, छोटे छोटे वीडियो बनाने, 5-5, 10-10 मिनट के, जो एक का चेहरा है वो बनाने हैं। क्लास बी ट्रस्टी के भी हमको वीडियो बनाने हैं, अनुभव के उनके अनुभव जो है चेहरा छुपा के। तो ये सब काम करने के लिए दोस्तों बहुत बड़ा सेटअप लगता है, स्टूडियो लगता है, उसके लिए एक्सपर्ट है, कैमरे लगते हैं। तो ये सब कामों के लिए भी पैसों की आवश्यकता है। तो ये अभी सिनेमा हॉल में जो ये चलती है धूम्रपान की एड वगैरह, वहां पर हम अल्कोहलिक एनोनिमस की एड लगा सकते हैं। तो ये परमिशन लेने के लिए, इसके खर्चे के, इसके लिए भी बहुत बड़ा खर्चा लगता है दोस्तों। तो ये सब खर्चा पूरा करने के लिए हम बाहर से किसी भी प्रकार की मदद नहीं ले सकते। अगर हमने मदद लेना चालू कर दिए, मैं लाखों करोड़ों नहीं बोलता, मैं बोलता अरबों रुपए अल्कोहलिक्स अनोनिमस को मिल सकते हैं, क्योंकि आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ख्याति पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार से फैली हुई है। ये स्वावलंबन के कारण और एनोनिमिटी का जो हमारा फंडा है, इसके कारण अल्कोहलिक्स अनोनिमस को एक अलग नजर से देखा जाता है। ये एक वंडर फेलोशिप है, पूरे वर्ल्ड में ऐसी फेलोशिप नहीं है। तो लोग पैसे देने के लिए लायान्वित है, लेकिन हमारी ट्रेडिशन में हमको ये 7वीं ट्रेडिशन में बांध दिया गया है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस बाहर से पैसा नहीं ले सकती। लेकिन आज जब मैं बोलता हूँ, ये जब तक मुझे ये मेरी अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं लगेगी कि ये मेरी अल्कोहलिक्स अनोनिमस ये कैसी होना चाहिए। अभी हमारे एक ट्रस्टी कनाडा जाके आए, इंटरनेशनल कन्वेंशन करके आए, उन्होंने वहां का इंटरग्रुप वगैरह दिखाया, जीएसओ दिखाया, एक मल्टीनेशनल कंपनी के जैसा। वहां पे हमारे करीब 100 के आसपास एम्प्लॉय है, लेकिन हमारा भारत का जीएसओ इंडिया ऑफिस कहीं ना कहीं ये पैसों के अभाव में हम भी आज भी तंगी में जूझ रहे हैं। तो जिस संस्था से मेरी जान बची है वो संस्था कैसी होनी चाहिए, साथ ही साथ मेरे भाई लोग हैं, उनका परिवार अल्कोहलिज्म की यातनाएं भोग रहा है, उन तक अल्कोहलिक्स अनोनिमस का संदेश कैसे पहुंचाया जाए, जिसके लिए मैं जिम्मेदारी हूँ। दोस्तों ये जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ेगी। आज महंगाई के हिसाब से 20 से 40, 40 से 60, और अभी 60,000 से 1 लाख रुपए हमने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है कि एक बंदा साल में 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन दे सकता है। आज भी हम ज्यादा कंट्रीब्यूशन मेंबर से नहीं लेते, साल में एक मेंबर से 1 लाख के ऊपर नहीं ले सकते। लेकिन ऐसे बहुत बिरले हैं जो, जिनको सही में उनका अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रति डेडिकेशन है, वो देते हैं। ये हमारी लिमिट है, लेकिन किटी बॉक्स में मेरी कोई लिमिट नहीं है, वो एनोनिमस है। मैं वहां पे लाखों करोड़ों भी डाल सकता हूँ, क्योंकि सही मेरी आध्यात्मिकता जो है, ये बिल ने बोला है कि मेरी आध्यात्मिकता किटी बॉक्स में दिख पड़ती है। आध्यात्मिकता और पैसा, अगर ये दो चीज अगर कहीं एक ही जगह पर इनका मिलन होता होगा तो वह है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का किटी बॉक्स। तो जब कभी मेरे पास में किटी बॉक्स आता है तो मैंने उसका सम्मान करना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है मीटिंग में, रेगुलर मीटिंग में, किटी बॉक्स आते हैं, नमस्कार करके आगे बढ़ा देते हैं। कोई कोई फटे पुराने नोट डालते हैं, हाँ? कोई बस की टिकट डालते हैं। ऐसा अपमान वो किटी बॉक्स का नहीं होना चाहिए। हम एक आध्यात्मिक कार्य से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमको ईश्वर देख रहा है, हम ईश्वरी कार्य से जुड़े हुए हैं। और जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस का काम करता हूँ, मतलब मैं ईश्वर का काम करता हूँ। और जब मैं ईश्वर का काम करता हूँ तो ईश्वर मेरे लिए काम करता है। ये मैंने अनुभव लिया हुआ है। आज ट्रस्टी होते हुए, वर्किंग ट्रस्टी में, तो हमको कितना ये करना पड़ता है, कितनी छुट्टियां जाती है, 4-4 दिन, 5-5 दिन, कभी ये गाँव, कभी वो गाँव, कभी हर महीने में वर्किंग ट्रस्टी की मीटिंग। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आज मुझे खुशी होती है कि मैं यार अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कहीं ना कहीं मैं काम आ रहा हूँ। भगवान ने मुझे वो सौभाग्य दिया है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस पे सेवा करने का, ये हर किसी को नहीं मिलता है, मुझे मिला है। तो मैं कितना अपना योगदान दे सकता हूँ। तो हर एक मेंबर ने अगर सोचा कि नहीं यार, मैं पद पे ही रह के अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सेवा कर सकता हूँ, नहीं, मैं बिना पद पे रहते हुए भी बहुत सारे पद्धत है, अब वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन बहुत सारे माध्यम है कि जिस माध्यम से मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सेवाएं कर सकता हूँ। उसमें ये एक आर्थिक सहायता भी होता है। तो आखिर में मैं यही बोलूंगा कि
मैं फॉर्चुनेट पर्सन हूँ, ईश्वर का चुना हुआ बंदा हूँ कि उसने मुझे शराबी बनाया, लेकिन शराबी बना के अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सुंदर संगत में लाया। मेरी जान बची, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा आस पड़ोस खुशहाल जिंदगी जी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भाई लोग हैं जो आज ये है, उन तक पहुंचने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ये अगर मैं वचन समय समय पे ये अगर याद करता हूँ तो मुझे मेरी सही रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरा ग्रेटिट्यूड ए के प्रति क्या है। नहीं तो मैं बोलूंगा अभी हो गया ना यार, मेरे को क्या है। अब देवेंद्र भाई को इतने 25 साल होते आ रहे हैं, आज भी वो मीटिंग करते हैं, गांव गांव जाते हैं। क्यों जाते हैं? आज मेरी देने की बारी है। बिग बुक में अगर हम डॉक्टर बॉब की कहानी पढ़ते तो उसमें उन्होंने उनको एक जने ने सवाल किया था, आप रोज रोज मीटिंग में क्यों जाते हैं? उन्होंने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरी जवाबदारी है। और आज मैं अपना बीमा उतर रहा हूँ, क्योंकि जब जब मैं मीटिंग में जाता हूँ तो मैं अपना जीवन एक दिन आगे आगे बढ़ाते रहता हूँ। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आज मैं बोलूंगा मेरे को इतने साल हो गए, अभी सब हो गया, मेरे को क्या मीटिंग में जाना है, क्या अभी ये करना है। नहीं दोस्तों, आज मेरी देने की बारी है। कार्यक्रम सेल्फिश है, स्वार्थी है, मैं जाता हूँ अपने लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं मीटिंग में जाता हूँ तो मेरी उपस्थिति भी किसी नए सफरिंग अल्कोहलिक तक एक ताकत देने का काम करती है कि भाई तू अकेला नहीं है, इतने सारे लोग हैं, मैं भी हूँ तेरे साथ में। जब जब मुझे शेयरिंग का मौका मिलता है मैं अपने अनुभव बांटता हूँ। तो ये मेरी देने की बारी है, क्योंकि किसी के अनुभव, मैं तो दारू छोड़ने के लिए आया ही नहीं था, मेरे को जबरदस्ती लाया गया था, लेकिन किसी ने अपने अनुभव बताए तब मेरे को मेरा भविष्य दिखा, मेरा आईना दिखा कि साला ऐसा हो सकता है। तो मैं रुका, तो आज मेरी बारी है कि मैं अपने जीवन के कटु से कटु अनुभव रखने में शर्म ना करूं, ताकि मेरे अनुभव से किसी को रुकने में मदद हो। और जब जब मेरे ए को मदद के लिए पुकारा जाएगा किसी भी परिस्थिति में, तो वो मैं मदद करूं, शारीरिक रीत्या, मानसिक रीत्या, अनुभव के माध्यम से और फाइनेंशियल माध्यम से। तो हर एक मेंबर की ये जिम्मेदारी है कि वो ये जिम्मेदारी निभाए। बहुत सारे लोग ऐसा एक फैलाते, जीएसओ को पैसे देने की क्या गरज है, जीएसओ क्या काम करता है, है? उनको कोई आवश्यकता नहीं है, वो आता है कि जीएसओ हमारे पास में। भाई जीएसओ किसी और ने नहीं बनाया, हमने बनाया, हमारी सुविधा के लिए बनाया है। और वो चलता भी वैसे है, जब हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, डेलीगेट भेजते हैं, ट्रस्टी भेजते हैं, वो अपने फेलोशिप की आवाज लेके आते हैं, रोज जैसा बोलते हैं, जहाँ जैसा वो डिसीजन होता है, जैसे सजेशन आते हैं, डिसीजन होता है, वैसे हिसाब से ये चलती है। तो हर एक मेंबर की आवाज वहां पे पहुंचती है और उनके हिसाब से वो डिसीजन लिए जाते हैं, वहां से पॉलिसी बनती है। और वो पॉलिसी बनाने के लिए हमको हमारा ये हेडक्वार्टर, हमारी ए जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ए जिंदा रहेगी तो मैं जिंदा रहूंगा। और ये न्यू कमर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बोलते हैं रक्तवाहिनी है, ये न्यू कमर ए में आने को होना। जब जब इनकी अवस्था देखता हूँ मुझे मेरा पहला दिन याद आता है, जब जब इनकी घर की माली हालत देखता हूँ मेरे घर की माली हालत मुझे दिखती, मैं कैसा था, है ना। तो ये आने को होना। नहीं तो मैं रोज रोज मैं देवेंद्र भाई के अनुभव सुनूंगा, भावेश के सुनूंगा और विकास के सुनूंगा, मैं बोर हो जाऊंगा। तो जब जब ये नए नए लोग आएंगे तो इनके अनुभव देख सुन के मुझे में सुधार करने के लिए एक चालना मिलती है रोज के रोज। तो ये न्यू कमर्स तक पहुंचने के लिए दोस्तों मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये सेल्फ सपोर्ट जो सातवीं परंपरा में हमको बांध के रखा है हमारे पूर्वजों ने कि बाहर से पैसा नहीं लेना है, लेकिन भले ही हम शेयरिंग में बोलते हैं कि आज मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस से बहुत दिया है, जितना गवाया था उससे 50 गुना 100 गुना आज मेरे को प्राप्त हुआ है। हमारे मेंबर दिन ब दिन रईस होते जा रहे हैं, लेकिन मेरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस इतनी भी गरीब नहीं होने को होना कि उसको बार बार अपील करने की नौबत आए, पैसे मांगने की नौबत आए। तो मैं अपना योगदान, मेरा ग्रेटिट्यूड इसके माध्यम से अपने जो सर्विस एंटिटीज है उनको मैं दूं, ताकि मेरा दिया हुआ अंशदान जहां मैं नहीं पहुंच सकता, तो मेरा दिया हुआ अंशदान अन्य किसी के माध्यम से उस सफरिंग अल्कोहली तक पहुंच सके और उसे भी एक जीवन जीने का एक मार्ग यहाँ से मिलता रहे, और वो और उसका परिवार एक खुशहाल जिंदगी जी सके। मैंने काफी समय लिया हुआ है, मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पे रोकूंगा। अगर किसी के कुछ सवाल होंगे, शायद मेरी शेयरिंग में कुछ छूटा होगा तो शायद कवर हो जाएगा, कोई सवाल जवाब होगा, किसी के मन में और कुछ शंकाएं होगी, कुछ पूछने का होगा, क्योंकि हम एक कस्टोडियन है, एक प्रकार से हमारे हाथ में हमने पालकत्व हमने दिया, पालक है हम। तो वो भी अगर कुछ जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी तो सवाल के जवाब में देने की कोशिश करूंगा। अभी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया और शांति से सुना, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।